बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप का दौर ख़त्म, जो बाइडन का दौर शुरू। अमेरिका में नया क्या हो रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर सकता है और पाकिस्तान क्या एक बार फिर नो मोर कह सकता है? आखिरकार बहुत से हंगामों और मुहाजराई के बाद आज जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हलफ उठा रहे हैं, लेकिन आज की तकरीब पहले वाली आम तकरीब की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ है। आज की तकरीब में हलफ बरदारी में वाइट हाउस से रुखसत होने वाले सदर ट्रंप शरीक नहीं हो रहे, क्योंकि अभी उन्होंने इलेक्शन के नताइज को दिल से कबूल नहीं किया। और इसके अलावा आपकी बार शदीद हंगामों के बाद ये इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है, जो कि अमेरिका की जमहूरी तारीख पर एक बदनुमा दाग की तरह बन गया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे पहले अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। इससे पहले कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार करते रहे और हारने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नए सदर की तकरीब में शिरकत से भी इनकार किया, और हंगामों के डर से इस तरह के फौजी एहलकार तैनात होते रहे। अब्राहम लिंकन सदारती तकरीब से पहले ही तकरीबन 7 जनूबी रियासतों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। उसके बाद तो यह डर था या तो नौमुंतखब अमरीकी सदर को अगवा कर लिया जाएगा या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और इन तकरीब के ठीक 1 महीने के बाद बगावत के डर से वाशिंगटन में फ़ौज तैनात की गई थी और खाना जंगी शुरू हो गई, जो कि 1865 तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 6 लाख अफराद हलाक हुए। और 1876 से लेकर 1877 में रदरफोर्ड हेज़ की सदारती तकरीब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। दोनों उम्मीदवारों ने जीत का ऐलान कर दिया। तनाव इस हद तक बढ़ गया कि वाशिंगटन में फ़ौज को बुलाना पड़ा। 1869 में एक और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन, जिनका मुआखज़ा किया गया था, उन्होंने नौमुंतखब सदर यूलियस सिम्पसन ग्रांट की हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक और सदर जॉन एडम्स ने भी प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन की तकरीब में जाने से इनकार कर दिया। उस दिन सुबह ही चुपचाप वो वाशिंगटन से बाल्टीमोर चले गए। उनके बेटे जॉन क्विंसी एडम्स ने भी 1829 में सदर एंड्रू जैक्सन की तकरीब में शिरकत नहीं की। और इसके अलावा एक और मुख्तलिफ बात यह भी है कि आम हालात में जब भी ये तकरीब होती है तो वाशिंगटन DC में बहुत सी चहल पहल रौनक होती है, दूर दूर से लोग इस तकरीब के लिए आते हैं। लेकिन इस बार वाशिंगटन में आम आवाम की बजाय अमेरिकन फ़ौज और पुलिस का रश पड़ा हुआ है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वाशिंगटन में लॉकडाउन नाफिज करने के साथ साथ कैपिटल हिल से कई मील दूर तक सड़कें बंद कर दी गई हैं। बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें न सिर्फ बंद हैं बल्कि उनके आगे बोर्ड्स लगा दिए गए ताकि कोई वहाँ तोड़ फोड़ ना कर सके। वाइट हाउस को जाने वाली सड़क पर ऐसी बाड़ लगाई गई है जिसके ना तो ऊपर चढ़ सकते हैं ना को आसानी से फलांग सकता है। और इसके अलावा अहम इमारात के अतराफ़ में जगह जगह बाड़ लगी हुई है। सिक्योरिटी अहाते हैं, बफर जोन है जहाँ हज़ारों नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सिक्योरिटी करने वाले इन नौजवानों पर भी नज़र रखी जा रही है कि कहीं तो वो शरपसंदों से मिले हुए नहीं। वर्जीनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया समेत कई अमेरिकन रियासतों में आज के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेथ मोल्टन ने एक ट्वीट की कि इस वक्त वाशिंगटन DC में जितने फ़ौजी हैं इतने तो अफ़गानिस्तान में भी नहीं है, और ये यहाँ हमें सदर से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए हैं। पहले इसे हज़म कर लें। और ये हकीकत भी है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में 2500 फ़ौजी तैनात हैं। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए, और जिनके ज़िम्मे शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात की हिफाजत है, बल्कि ये पुलिस, खुफिया सर्विस और दूसरे इदारों का एक तरह से बैकअप है। और इनकी तरबियत इसी तरह से की गई है कि वो सिविल हंगामा आराई से निपट सके। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये एजाज़ ज़रूर हासिल हो गया कि वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिनको 2 मरतबा मुआख़ज़े का सामना करना पड़ा। दूसरी बार मुआख़ज़ा कैपिटल हिल पर हमले की वजह से हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के भी कई मेंबर्स ट्रंप को ना सिर्फ सज़ा देना चाहते हैं बल्कि उसको एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहते हैं ताकि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स से ही बाहर निकल जाए, क्योंकि ट्रंप मुआख़ज़े के बाद कभी सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसके अलावा एक अहम बात डोनाल्ड ट्रंप का अलविदाई पैगाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है, मैं दहाइयों में वो पहला सदर हूँ जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की। हमने वही किया जो हम करने आए थे। हमने मुश्किल और सख्त तरीन लड़ाइयों का इंतखाब किया क्योंकि आपने मुझे इसलिए मुंतखब किया था। और ये काफ़ी हद तक सच भी है। ट्रंप वो वाहिद सदर तो नहीं जिन्होंने कोई जंग शुरू न की हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले बहुत सालों में इनको ये ज़रूर क्रेडिट मिलेगा कि वो वाहिद ऐसे सदर रहे हैं कि जिसने ना तो नई जंग शुरू की बल्कि दूसरे ममालिक में जो अमेरिकन फ़ौजी तैनात थे उनकी तादाद में भी कमी की। अफ़गानिस्तान जैसे इलाके में जहाँ अमेरिका इतने सालों से अपने फ़ौजी मरवा रहा था, ट्रंप ने अपने वादों के मुताबिक जाते जाते भी फ़ौज की तादाद में कमी कर दी। चाइना के साथ बढ़ती कशीदगी और अख्तलाफात के बावजूद ट्रंप ने बराह रास्त चाइना के साथ लड़ाई नहीं की।
ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان جو معاہدے کروائے اس کا بھی کریڈٹ لیا، لیکن بات یہ کہ آج ٹرمپ کا دور ختم ہو گیا، جو بائیڈن کا دور شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں صدر کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کی پالیسیز وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور وہی انہیں کام پر لگاتی ہے، لیکن اس پر شاید ایسا نہ ہو سکے، کیونکہ جس طرح ٹرمپ کا اقتدار ختم ہوا ہے اور اب جو خیالات جو بائیڈن رکھتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ دنیا کو محسوس بھی ہوگا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ ایک میمو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ حلف برداری کے بعد جو بائیڈن ٹرمپ کے متنازع اقدامات کو واپس لینے کے علاوہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان کریں گے، اور اس کے لیے سب کو آنے والی تبدیلیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر اب ہم پاکستان کی بات کریں تو ٹرمپ کے دور میں اس نے بھارت کو مضبوط تو ضرور کیا، لیکن براہ راست ایسا کچھ نہیں کیا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ لیکن جو بائیڈن جس طرح افغانستان کے معاملے میں فوج کی تعداد کم کرنے کی مخالفت کرتے رہے، تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ افغانستان میں معاملات کو اس طرح طے کیا جائے جسے وہ بہتر سمجھتے ہو، اور ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا سکے۔ پاکستان پر سی پیک کو لے کر بھی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا چیلنج ان کے وائس پریزیڈنٹ کمیلا ہیرس کا بھی ہے، جن کے بھارت کے ساتھ تعلق پہ کچھ تو پاکستانی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اور اگر 78 سالہ جو بائیڈن اپنی دوسری ٹرم نہ لے سکے تو اس صورت میں کمالا ہیرس جو ہیں وہ ضرور امریکہ کی اگلی صدر بن سکتی ہے۔ تو بھارت اور امریکہ جو کہ پہلے ہی بہت قریب ہیں، تو آنے والے دنوں میں اور قریب ہو سکتے ہیں، جسے پاکستان کو آنے والے دنوں میں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہماری حکومت کو ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ کیا وہ ہیں یا نہیں، مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔